हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरियम। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स का क्लास नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो भी भर्ती आती हैं उसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है और करंट अफेयर्स का भी अहम रोल होता है। 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी है, हर एक चीज़ को पढ़ेंगे तभी नौकरी मिल पाएगी। आजकल लेवल जो है हार्ड होता चला जा रहा है, तो नए पैटर्न को ध्यान रखते हुए करंट अफेयर्स सारा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर पहले पढ़ा दी गई है। यदि आप चैनल में नए हैं वो ज़रूर देखें। और आप ये मेनली फोकस किया गया है लोअर पीसीएस को, लोअर पीसीएस को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात अगर हम देखें, पहला पॉइंट क्या है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को हम बातों के माध्यम से पढ़ते हुए चलेंगे, ढंग से सुनेंगे, कोशिश करेंगे अगर आप खुद से नोट्स बनाएं फिर रिवीजन करें तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी नॉर्थ टेक सिंपोजियम कहाँ आयोजित हुआ, इस प्रकार के सम्मेलन या संगोष्ठी जो होती हैं वो आयोजन उनका पूछ लिया जाता है और अक्सर अब स्टेटमेंट के माध्यम से पूछा जाता है। तो उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे कहाँ पर हुआ, प्रयागराज में हुआ। इसके दिनांक भी याद रखेंगे, 4 से 6 मई 2026 को ये आयोजित हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बल लाइन में पूछेगा तो वो पूछ लेगा कहाँ हुआ, प्रयागराज में। और अगर स्टेटमेंट में देगा तो वो यहाँ पर दिनांक गलत भी देकर पूछ सकता है, सही भी देकर पूछ सकता है कि कितने कथन सही है। 1 2 3 इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके थीम को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का मुख्य विषय क्या था, रक्षा त्रिवेणी संगम, जहाँ प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक क्षमताओं का संगम होता है। इस थीम को याद रखेंगे। क्लियर है। पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी इसका उद्घाटन किसने किया, तो याद रखेंगे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है, ये जो उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी है ये किसके द्वारा कराई गई है ना, तो इनको किन किन ने मिलकर कराया ये देखें। तो भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान, इसके साथ साथ सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM, इन 3 लोगों ने मिलकर, लोग कह सकते हैं या इन 3 संस्थाओं ने मिलकर, है ना, उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन कराया है। क्लियर है, ये बात याद रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रयागराज है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं 1 2 पॉइंट प्रयागराज से संबंधित। ठीक है, प्रयागराज यहाँ पर ये गलत। अगर हम प्रयागराज के बारे में देखें तो आप बता सकते हैं कि देश का पहला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए देश का पहला कलाग्राम, ठीक है। हालांकि हम प्रयागराज के बारे में ऑलरेडी यूपी स्पेशल में हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। अगर आप पूरी क्लासेस देख लेंगे तो आपको 70 से 80% आपका यूपी जीके और कंप्यूटर कवर हो जाएगा। तो कुछ करंट के पॉइंट भी डिस्कस करते चलेंगे जो वहाँ पर हमने नहीं डिस्कस किए होंगे। प्रयागराज में अगर आपसे पूछ लिया जाए देश का पहला कलाग्राम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो आप कहाँ बताएंगे, प्रयागराज में बताएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी करंट की दृष्टि से याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। अगर हम बिंदु 2 की बात करें तो पूछा जाएगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना किस राज्य से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसको क्या रखेंगे यार, इसको 7 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा स्वीकृति मिली इस योजना को। ठीक है, क्योंकि नाम में ही आ रहा डॉक्टर BR अम्बेडकर। दरअसल क्या है कि एग्जामिनर क्या है कि आपको फंसा सकता है। कैसे, वो पूछेगा कि क्या ये जो, पहले तो इसके बारे में जानते हैं फिर बाद में बताते हैं। ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना है इसका कार्य क्या रहेगा, इसका कार्य डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमाओं के चारों तरफ छत्र, बाउंड्री वॉल और सौंदर्यीकरण करना इसका मुख्य कार्य रहेगा। तो ये वो कैसे पूछेगा, क्या ये जो योजना है क्या इसका काम सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमाओं का ही देख रेख सौंदर्यीकरण करना है, नहीं, इसके साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा रविदास, कबीरदास, ज्योतिबा फुले तथा महर्षि वाल्मीकि जैसे महान विभूतियों की भी प्रतिमाएं भी शामिल हैं। इनके भी प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण किया जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत। क्लियर है, याद रखेंगे। ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास परियोजना को 403 विधानसभा क्षेत्रों में ही बनाया जाएगा और हर एक में 10-10 स्मारकों का व्यापक विकास किया जाएगा। ठीक है,
और हर एक स्मारक पर लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। टोटल 403 करोड़ रुपए का बजट बना है इस योजना के लिए। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये पूरी बात, याद रखेंगे, स्टेटमेंट के माध्यम से पूछी जा सकती है। दरअसल क्या है कि हम थोड़ा और करंट अफेयर्स पढ़ाने के बाद आपको यही करंट अफेयर्स के एमसी की फॉर्म में कराएंगे, ताकि आपका और अच्छे से रिविजन हो, तब आपको और मज़ा आएगा। ठीक है, बिंदु नंबर 3 की बात करें तो पूछा जाएगा कि भारत की 100वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से रवाना हुई? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से और कब? 2 मई 2026 को 100वीं वंदे भारत ट्रेन रवाना हुई, वंदे भारत ट्रेन। इसको जो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली द्वारा निर्मित किया गया था और ये यहीं से रवाना हुई। ठीक है, अगर हम वंदे भारत विनिर्माण की बात करें तो भारत में मुख्यतः 3 जगह बनती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये पूछा जाता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? चेन्नई में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। चूँकि ये वंदे भारत ट्रेन से संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा कब प्रारंभ हुई। ये 15 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई थी, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, 15 फरवरी 2019 को रवाना हुई थी नई दिल्ली से वाराणसी। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, ड्रीम स्किल लैब्स। दरअसल क्या है कि पूछा जा सकता है कि ड्रीम स्किल लैब्स किस राज्य से संबंधित है या कहाँ पर ये बनाए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में बनाई जाएंगी। ड्रीम की फुल फॉर्म की बात करें तो डी से डिजाइन, आर से आपका रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये ड्रीम स्किल योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई जाएंगी। इसको स्वीकृति कब मिली? 4 मई 2026 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा इसको स्वीकृति मिली। ये जो ड्रीम स्किल लैब्स हैं उत्तर प्रदेश के 150 राजकीय विद्यालयों में स्थापित की जाएंगी या बनाई जाएंगी। ये ड्रीम स्किल लैब्स बनाएगा कौन? ये टाटा समूह की एक कंपनी है जिसका नाम है नेल्को नेटवर्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा बनाई जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कौन सी कंपनी बनाएगी? नेल्को नेटवर्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है, ड्रीम स्किल लैब्स 150 राजकीय विद्यालयों में, ये सारी बातें याद रखेंगे। इसके अलावा इसको देखते हैं, फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ये पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन, तो आप बताएंगे ये लखनऊ में हुआ, 6 से 7 मई 2026 को हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? फ्रूट होराइजन का उद्देश्य राज्य में फलों के उत्पादन को बढ़ाने, उनकी गुणवत्ता सुधारने, प्रोसेसिंग और वैश्विक निर्यात को गति देना इसका मुख्य उद्देश्य था। थोड़ा लखनऊ के बारे में और डिस्कस कर लें, 1-2 करंट के पॉइंट रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर कृषि सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? आप बताएंगे, पूछ लिया जाए तो ये बताएंगे आप कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आप क्या बताएंगे? यहाँ पर आपका कृषि विद्यालय, वो भी सांसद खेल महोत्सव भी यहाँ पर हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है महाकुंभ। ठीक है, और लखनऊ में भी कहाँ पर? केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस, ये कहाँ पर हुआ है? ये भी आपका लखनऊ में हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपसे लखनऊ में पूछ लिया जाए कि भारत का पहला शहर जहाँ 9 एक्सप्रेस वे गुजरते हैं वो कौन सा है? ये भारत का पहला शहर है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहला शहर, भारत का पहला शहर है जहाँ से 9 एक्सप्रेस वे गुजरते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला शहर जहाँ से 9 एक्सप्रेस वे गुजरते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रतिमा बनी है, पूछा जा सकता है ना, प्रतिमा शहीद कैप्टन अंशुमन की। ठीक है, अंशुमान सिंह की प्रतिमा बनी है यहाँ पर, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि कहाँ पर बनी है, आप बताएंगे लखनऊ में बनी है। इसके अलावा यहाँ पर रामायण पार्क बनाई जा रही है। रामायण पार्क कहाँ पर है? रामायण पार्क का स्थापना जो है
आपके लखनऊ में की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जगह नहीं बची है, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय स्थापित होगा। क्या होगा? अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय। अगर ये पूछ लिया जाए विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, विदेशी भाषा विश्वविद्यालय स्थापित होगा तो आप कहाँ बताएंगे? आपका लखनऊ में हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लखनऊ में क्लियर है। हाँ, अगला पॉइंट अगर हम देखें, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नागरिक उड्डयन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला प्रथम राज्य। मतलब कहने का मतलब है भारत का पहला राज्य जहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गए हैं, वो कौन हो गया है? आपका प्रथम राज्य बन गया है आपका उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गए हैं। भारत का पहला राज्य है। ये जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो आपका कहाँ पर है? जेवर नोएडा में है। ठीक है, इसके प्रथम चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसके अलावा ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, नीतू समरा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की CEO कौन नियुक्त की गई है? नीतू समरा हैं, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे 5 हैं तो वो 4 और कौन कौन से हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कहाँ पर है, ये याद रखेंगे और आप जानते भी होंगे। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय अगर हवाई अड्डे की बात करें, ये आपका कहाँ है? लखनऊ में है। पहले ये 1986 में स्थापित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा इसको 2008 में मिला है, इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में 1924 में बना था और इसको 2012 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिला। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप जानते हैं कहाँ पर है? कुशीनगर में है। 2021 में ये संचालित हुआ। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अयोध्या में, इंपॉर्टेंट है। 2024 में इसका भव्य उद्घाटन हुआ। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम नोएडा की बात करें, ठीक है, नोएडा की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे देश की पहली, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या हम बात कर रहे हैं? देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी यहाँ पर बनेगी। क्या बनेगी? देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी, ठीक है, यहाँ पर स्थापित की जाएगी। और ये किस कंपनी द्वारा की जाएगी? ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लोहुम कंपनी द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये लोहुम कंपनी द्वारा की जाएगी। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम की बात करें तो इसका आयोजन किन किन के मध्य या किन किन संस्थाओं के मध्य में समझौता हुआ है? तो उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम हुआ, इसमें विश्व बैंक, भारत सरकार और यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इनके बीच में समझौता हुआ है। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने कितना लोन दिया? तो याद रखेंगे 299.66 मिलियन डॉलर की सहायता की, यानी ने ऋण दिया उत्तर प्रदेश सरकार को। ठीक है, इस कार्यक्रम के लिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें या इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं इस योजना में या इस कार्यक्रम में? परिवहन, कृषि और उद्योग पर केंद्रित है। इसके अलावा इसका अतिरिक्त लक्ष्य जाने तो महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026। ये इसलिए प्रश्न रखा गया है क्योंकि ये जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और पूरे भारत के लिए जारी किया जाता है और ये दूसरा संस्करण है, इस बात को भी याद रखेंगे। ये जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है, ये वित्त वर्ष 2023-24 का लेखा जोखा प्रेजेंट किया गया है और इस राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में भारत की उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या रही, ये जानना जरूरी है, इसीलिए इस प्रश्न को रखा गया है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कितने अंक मिले, इसको पूछा जाए तो 41.9 अंकों के साथ उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर का स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, फ्रंट रनर में शामिल किया गया है इस सूचकांक के तहत। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रोजेक्ट गंगा को बात करें तो प्रोजेक्ट गंगा का संबंध उत्तर प्रदेश से है। लॉन्चर की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2026 में शुभारंभ किया गया प्रोजेक्ट गंगा का। गंगा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है,
गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट इसकी फुल फॉर्म है, इस बिंदु को याद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट गंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट गंगा का प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो राज्य के ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट की उपलब्धता कराना प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य है। देखो, प्रोजेक्ट गंगा नाम है, गंगा नाम से आप नदी ना समझ लेना, ठीक है, कि आपका समझो कि पानी या नदियों से संबंधित है, नहीं, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट से संबंधित है, इस बिंदु को याद रखेंगे। इसका लक्ष्य एवं अवधि की बात करें, ये जो प्रोजेक्ट गंगा है जो 2 से 3 वर्षों के लिए चलाया जाएगा, 20 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जोड़ना इसका उद्देश्य है, उनको इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो। साझेदारी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन एवं वन ओटीटी इंटरनेट लिमिटेड, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। वन ओटीटी इंटरनेट लिमिटेड ये आपकी हिंदुजा ग्रुप से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेगा प्लांटेशन ड्राइव और उसके बाद वाराणसी शहरी वन क्षेत्र। मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026 का आयोजन किस जगह हुआ, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। मेगा प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन जो है ये सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में हुआ, वाराणसी में हुआ, याद रखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि प्लांटों को रोपण किया गया, ठीक, पौधों का रोपण किया गया। तो 1 घंटे में यहाँ पर 2,51,446 पौधे लगाए गए, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बना। कितने लगाए गए? 2,51,446 पौधे लगाए गए और इन्होंने चीन का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और नाम अपना गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड करा दिया, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में ये जो शहरी वन क्षेत्र परियोजना बन रही है, तो वाराणसी को कुल कितने संपूर्ण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है शहरी वन क्षेत्र में, ये पूछा जाए तो 60 यानी कि 60 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग का एक नाम रखा जाएगा, ये नाम किससे संबंधित होगा? तो इन क्षेत्रों के नाम काशी के सुप्रसिद्ध गंगा घाटों के नाम पर रखे गए हैं या रखे जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, रखे गए हैं। प्रत्येक चिन्हित क्षेत्र में जितने भी शहरी वन क्षेत्र होंगे वहाँ पर 4,000 से भी अधिक पौधे तथा 27 स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष लगाए गए हैं, इस बिंदु को भी याद रखेंगे। वाराणसी के बारे में 1-2 पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वाराणसी में, आपको डॉल्फिन सफारी पूछ लिया जाए कहाँ स्थापित हो रही है, ठीक है, डॉल्फिन सफारी आपको वाराणसी में स्थापित हो रही है, डॉल्फिन सफारी, ठीक है। इसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनेगा? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बन रहा है? ये आपका वाराणसी में बन रहा है, इस बिंदु को भी याद रखेंगे। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय, देश का पहला, ये हम पढ़ा चुके हैं, हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ बन रहा है, ये अगर आपसे पूछ ले जाए तो आप आराम से बता देंगे कहाँ पर, ये वाराणसी में बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पर सर्वाधिक जीआई टैग हैं, तो सर्वाधिक जीआई टैग वाला जिला आपका वाराणसी है, सर्वाधिक जीआई टैग। बाकी वाराणसी को पूरा छान डालेंगे, खंगाल डालेंगे जब हम यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे, ठीक है। हालांकि पढ़ा चुके हैं, अगर आप नए हैं जरूर वो पढ़ें। अगला प्रश्न क्या है? ये पॉइंट हमने मेंशन कर दिया, इंपॉर्टेंट लगा जीके की दृष्टि से, करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय अपडेट है, भारत का प्रथम मनोरोग यानी कि साइकेट्रिक डेटाबेस किसने लॉन्च किया है, किस राज्य ने किया है? बेंगलुरु ने किया है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पशु चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है IBRI बरेली ने, क्या की है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IBRI, ये भी पूछा जाता है कहाँ पर है? बरेली में, अपने आप में एक प्रश्न बनता है। इन्होंने क्या किया है कि एक उन्नत OPU IVF-ET तकनीक का सफल परीक्षण किया है। तो पूछा जा सकता है OPU IVF-ET तकनीक का सफल परीक्षण किस संस्थान ने किया है? तो आप बताएंगे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली ने उन्नति किया है, ठीक है। इस परीक्षण में इन्होंने जो ये तकनीक का परीक्षण सफल किया है, यहाँ पर इन्होंने एक गाय के साथ प्रयोग किया। तो पूछा जाएगा वो गाय किस नस्ल की थी? तो साहिवाल नस्ल की गाय को चुना था।
इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग के लिए स्वदेशी साहिवाल नस्ल की गाय को चुना गया था। ठीक है, यह तकनीक केंद्र मतलब ये जो तकनीकी है ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि ओपीयू क्या है, आईबीएफ क्या है, ईटी क्या है। ठीक है, ओपीयू की फुल फॉर्म है ओबम पिकअप। ठीक है, आईबीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ईटी का मतलब है एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। पहला पॉइंट याद रखेंगे प्रथम। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम भेड़ व बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा, ये आपसे पूछा जाए तो इटावा में बनाया जाएगा। ठीक है, 20वीं पशुधन जनगणना हुई। इसके अनुसार देश में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब आपकी एक रिपोर्ट आई थी कौन सी, IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के कुछ प्रमुख बिंदु जानते हैं। IQ एयर वर्ल्ड ने बताया कि विश्व का सबसे प्रदूषित स्थान कौन सा है, या शहर की बात करें तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लोनी है आपका, जो कि आपका गाजियाबाद में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ, PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 112.5 माइक्रोग्राम घन मीटर पाई गई, जो कि 2024 से 23% अधिक है। राजधानी अगर हम लखनऊ की बात करें तो प्रदूषण के मामले में वैश्विक स्तर पर 50वें स्थान पर है। ठीक है, पूरे विश्व में लखनऊ भी 50वें स्थान पर है। विश्व के सबसे प्रदूषित देश की अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 पाकिस्तान में है, नंबर 1 में पाकिस्तान है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश बांग्लादेश है। भारत की स्थिति 6ठी है, भारत की रैंक 6 है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। अगला पॉइंट 17 कह रहा है कि अमोघ ज्वाला, ये क्या है, अमोघ ज्वाला एक सैन्य अभ्यास है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तकनीकी आधारित सैन्य अभ्यास अमोघ ज्वाला ये कहाँ पर हुआ, ये पूछा जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ, इस बात को याद रखेंगे। अमोघ ज्वाला के बारे में डिस्कस करें तो 6 से 8 मार्च 2026 तक बबीना फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर हुआ, ये इसका आयोजन कहाँ हुआ, या ये युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ, ये आपका बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, जो आपके झांसी में। अब एक प्रश्न और मिल गया कि बबीना फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ, ये पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे झांसी में। इसका फोकस किस किस चीज़ पर रहा इस सैन्य अभ्यास में, ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के एकीकरण पर मुख्य फोकस था। यहाँ पर स्वदेशी मिसाइल का एक प्रदर्शन किया गया था, उसका नाम है अमोघ 3। अमोघ 3 स्वदेशी मिसाइल, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इस बात को भी याद रखेंगे। भारतीय सेना का संकल्प क्या है, सेना ने वर्ष 2026 को, अच्छा ये पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय सेना ने। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो प्रदेश में तीव्र रक्षा विनिर्माण हेतु 6 मुख्य नोड्स विकसित किए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ में। रणनीतिक संचार सम्मेलन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, एक रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, पूछा जा सकता है, लखनऊ में हुआ है, और ये भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में हुआ, भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड ने किया था 7 मार्च 2026 को। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दरअसल क्या है कि उत्तर प्रदेश में खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक लक्ष्मण पुरस्कार जो पुरुषों के लिए है, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो महिला खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों के तहत खिलाड़ियों को 3.11 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब ये राशि बढ़ा दी गई है। ये राशि कितनी कर दी गई है, 10-10 लाख रुपए कर दी गई है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये राशि 2017 से प्रभावी होगी, यानी कि 10-10 लाख रुपए 2017 से खिलाड़ियों को दिए जाएंगे इन पुरस्कारों के तहत। ठीक है, इसके अलावा ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, साहित्यिक अकेडमिक पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किसे मिला, याद रखेंगे, सुप्रसिद्ध लेखिका ममता कालियो को मिला। ये यहाँ पर क्यों रखा गया है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की हैं। इनको ये जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, किस संस्मरण के लिए मिला है, जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। ठीक है,
इनका जन्म जो है ममता कालिया का वृंदावन मथुरा में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? वृंदावन मथुरा में इनका जन्म हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 ये केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को दिया गया। ठीक है, लंदन में इनको सम्मानित किया गया। इनको क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने लंदन से पढ़ाई की थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, इसके अलावा प्रो रेसलिंग लीग 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नोएडा में हुआ। कुल 6 टीमों ने भाग लिया था। 11 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक हुआ। इस प्रो रेसलिंग लीग को जीता हरियाणा थंडर्स ने। उपविजेता दिल्ली दंगल वॉरियर्स रही और सबसे खिलाड़ी का पुरस्कार तुरान बैरामोग को मिला। तो दोस्तों ये हमारी क्लास नंबर 2 थी, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी और कंटेंट आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा। अगर आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए हैं चैनल में सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।